जी, हमने इससे पहले यूनिट 1 में कुछ पार्ट पढ़ लिया, अब हम यूनिट 1 का ही कुछ सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। जी, श्वेता जी आप रीड करें। जी सर। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां लोग धर्म, भाषा, जाति, प्रजाति, संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक कारकों के मामले में विभाजित है, भारत के संविधान निर्माताओं के कार्यों में से एक कार्य देश के विभिन्न अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा उपायों को तैयार करता है। अल्पसंख्यकों की आकांक्षाएं, उनके विशिष्ट पहचान और अधिकार बहुसंख्यक निर्णय के बहाने अक्सर दबा दिए जाते थे। ऐसी स्थितियों में अल्पसंख्यकों का विशिष्ट विचार लोकतंत्र की एक शर्त थी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए स्पष्ट गारंटी प्रदान करता है। एक भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। 2, राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अल्पसंख्यक लोगों की अपनी पहचान और भाषा और संस्कृति को बनाए रखने के अधिकार के पश्चात संविधान यह भी कहता है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की स्पष्ट सुरक्षा हेतु स्वयं की शिक्षा स्वयं की भाषा में प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। यह निश्चित रूप से भाषिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अनुच्छेद 30 शिक्षा के लिए सरकारी अनुदान प्राप्त करने में का विवरण इस प्रकार है। एक, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं और प्रशासन का अधिकार होगा। खंड 1 में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्थान की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्यभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत न हो जाए। शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। यह अंतिम खंड राज्य को शैक्षिक मानकों को विनियमित करने से नहीं रोकता है, किंतु शिक्षा के माध्यम से संदर्भित विनियमों से सुरक्षा प्रदान करता है। अल्पसंख्यकों के लिए एक ऐसा प्रावधान जो अदालतों में भी बरकरार है। इन सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा भारतीय संविधान में विशेष निर्देशों के शीर्षक वाला एक खंड शामिल है, जहां अल्पसंख्यकों के लिए एक सरल सुरक्षा के अलावा भाषा और शिक्षा के मुद्दों को स्पष्ट रूप से संबोधित किया गया है। अनुच्छेद 350 उन सभी लोगों के अधिकार की गारंटी देता है जिन्हें वे शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन में समझने वाली भाषा का उपयोग करते हैं। संविधान अधिनियम 1956 द्वारा किए गए 7वें संविधान संशोधन में समझने वाली भाषा का उपयोग करते हैं। संविधान अधिनियम 1956 द्वारा किए गए 7वें संविधान संशोधन में भाषाई अल्पसंख्यकों को संबोधित करते हुए 2 अनुच्छेद जोड़े गए। प्राथमिक चरण में मातृभाषा में शिक्षा के लिए 35 का सुविधाएं प्रदान करता है। प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपलब्ध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। अनुच्छेद 350 का भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होता है कि वह संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएंगे और संबंधित राज्यों
की सरकारों को भिजवाएंगे। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत एवं शिक्षा। हमारे संविधान के निर्माता जानते थे कि स्वतंत्र भारत कई चुनौतियों का सामना करने जा रहा है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण समानता और सभी नागरिकों की भलाई के लिए चुनौती थी। उन्होंने यह भी सोचा कि इन समस्याओं से निपटने के लिए कुछ नीतिगत दिशा आवश्यक थी। संविधान ने भविष्य की सरकारों को कुछ निश्चित नीतियों के फैसलों से बाध्य होने के लिए मजबूर नहीं किया, इसलिए कुछ दिशा निर्देशों को संविधान में शामिल किया गया था, लेकिन उन्हें कुछ कानूनी रूप से लागू नहीं किया गया था। यह सोचा कि इन दिशा निर्देशों के पीछे नैतिक बल यह सुनिश्चित करेगा कि सरकार उन्हें गंभीरता से लेगी। नीति निर्देशक सिद्धांतों पर अध्याय मुख्य रूप से 3 चीजों को सूचीबद्ध करता है। नंबर 1, एक समाज के रूप में जिन लक्ष्यों और उद्देश्यों को हमें अपनाना चाहिए। सेकंड, कुछ अधिकार जो व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों से अलग होने चाहिए। और नंबर 3, कुछ नीतियां जिन्हें सरकार को अपनाना चाहिए। संविधान के भाग 4 में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 में शामिल हैं। इस श्रेणी के तहत 3 मार्गदर्शक प्रावधान है जो शिक्षा में राष्ट्रीय नीतियों और प्राथमिकताओं के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 41 यह राज्य को निर्देश देता है कि वह अपनी आर्थिक क्षमताओं और विकास की क्षमताओं के भीतर काम करने का अधिकार और शिक्षा के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए प्रभावी प्रावधान करें। अनुच्छेद 45 नीति निर्देशक सिद्धांतों में एक बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद होने के नाते इस अनुच्छेद ने देश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नींव रखी। 86वें संवैधानिक संशोधन से पहले इस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य इस संविधान के लागू होने से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं करते हैं प्रदान करने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 21 के परिणाम स्वरूप प्रारंभिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के बीच सभी बच्चों का एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया है ताकि 6 साल की उम्र तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए इसका दायरा सीमित हो सके। संविधान में कोई भी अनुच्छेद अलगाव में काम नहीं करता है। अनुच्छेद 45 के लिए भी यह सही सच है। अनुच्छेद 29(2) की तर्ज पर सभी को शैक्षिक अवसर की समानता सुनिश्चित करता है, जिसके अनुसार राज्य द्वारा बनाए गए किसी भी संस्थान में जाति, मूलवंश, भाषा के आधार पर किसी को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 का जो सभी को मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देता है, अनुच्छेद 45 को अत्यधिक महत्व देता है। इसके अलावा 5 अनुच्छेद 15, 29, 2, 15, 3, 46 और 29 का 1 देश के सभी भागों में भारत सरकार के लिए और शैक्षिक अवसर की बराबरी, विशेष पिछड़े क्षेत्रों या राज्यों को विशेष सहायता देने के हेतु जिम्मेदारी सौंपते हैं। अनुच्छेद 46 कहता है कि राज्य जनता के दुर्बल वर्गों की विशिष्टता, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उसकी रक्षा करेगा। इस प्रकार शिक्षा से संबंधित अन्य प्रासंगिक अनुच्छेदों के साथ अनुच्छेद 46 विभिन्न कारणों से छूटे हुए लोगों के लिए विशेष प्रावधान करके शैक्षिक अवसरों में समानता सुनिश्चित करता है। मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों दोनों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखना आवश्यक है। मौलिक अधिकार सरकार को कुछ चीजें करने से रोकते हैं, जबकि निर्देशात्मक सिद्धांत सरकार को कुछ चीजें करने के लिए प्रेरित करते हैं। मौलिक अधिकार मुख्य रूप से व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, जबकि निर्देशक सिद्धांत पूरे समाज की भलाई सुनिश्चित करते हैं। भाषा नीति। संविधान के निर्माताओं के लिए विविधता के लिए सम्मान का अभिप्राय यह सुनिश्चित करना भी था कि लोगों को अपनी भाषा बोलने की स्वतंत्रता हो और यह किसी भी एक भाषा का पालन करना अनिवार्य नहीं होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम। भारत एक बहुभाषीय समाज होने के नाते शिक्षा का एक सामान्य माध्यम व्यवहारिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया। शिक्षा की अधिकतम पहुंच के लिए मातृभाषा के महत्व को मान्यता दी गई। भारत के संविधान में अनुच्छेद 350 का इस संदर्भ में अनुशंसा करता है कि प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था
करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यकता या उचित समझता है। स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में राजनीति असहमति के रूप में उभरी भाषा नीति भारतीय संदर्भ में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का एक चित्रण है। त्रिभाषा सूत्र एक नीति या एक रणनीति के रूप में शताब्दी के आखिरी चौथे वर्षों में उभरा, जो शैक्षिक सलाहकार निकायों और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनेताओं द्वारा राजनीतिक और अकादमिक दृष्टिकोण से बहस और विचार विमर्श के उपरांत अस्तित्व में आया। भारत में शिक्षा पर सबसे पुराना वैधानिक निकाय सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन CABE ने 1940 के दशक में विद्यालय शिक्षा में भाषाओं पर चर्चा शुरू की और 1960 तक उनकी चर्चा में यह प्रमुख चिंता का विषय रहा। CABE ने 5 प्रमुख मुद्दों की पहचान की जिन पर आवश्यक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता थी। नंबर 1, विद्यालय शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर सिखाई जाने वाली भाषाओं की संख्या। 2, दूसरी और तीसरी भाषाओं का परिचय। 3, अंग्रेजी का स्थान एवं भूमिका। 4, हिंदी का स्थान और भूमिका। और 5, विद्यालय में संस्कृत और सूक्ष्म भाषाओं का शिक्षण। त्रिभाषा सूत्र विद्यालयों में भाषाओं के अध्ययन को एक व्यापक दृष्टिकोण से लिया गया और शिक्षा आयोग 1964 से 46 द्वारा ठोस सिफारिशें की गई। भारतीय संदर्भ में विविधता को ध्यान में रखते हुए आयोग ने संशोधित त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की। 1, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। 2, संघ की आधिकारिक भाषा या संघ की सहयोगी आधिकारिक भाषा जो लंबे समय से मौजूद है। और एक आधुनिक भारतीय या विदेशी भाषा 1 और 2 के अंतर्गत नहीं आए और अन्य शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है। अंग्रेजी की स्थिति और भूमिका पर आयोग का अवलोकन भाषा नियोजन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और भाषा के नीति नियोजकों द्वारा माना भी जाता है। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 ने कहा कि प्राथमिक और माध्यमिक चरणों में क्षेत्रीय भाषाओं का पहले से ही उपयोग हो रहा है। माध्यमिक स्तर पर राज्य सरकारों को त्रिभाषा सूत्र को सख्ती से अपनाना चाहिए, जिसमें एक आधुनिक भारतीय भाषा का अध्ययन शामिल है। प्राथमिकता से हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा दक्षिणी भाषाओं में से एक और गैर हिंदी भाषी राज्यों में क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी के साथ हिंदी हो सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने विद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा के रूप में भाषा के उपयोग की वकालत की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बिंदु में यह उल्लेख किया गया है कि संवैधानिक प्रावधानों, लोगों, क्षेत्रों और संघ की आकांक्षाओं और बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए त्रिभाषीय सूत्र को कार्यान्वित किया जाना जारी रहेगा। हालांकि 3 भाषा के इस सूत्र में काफी लचीलापन रखा जाएगा और किसी भी राज्य पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी। बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली 3 भाषाओं के विकल्प राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से स्वयं विद्यार्थी की पसंद होगी, जिसमें कम से कम 3 में से 2 भाषाएं भारतीय भाषाएं हो।